हेलो बच्चों। बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ के, जो सीरीज है क्लास ट्वेल्थ की, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब हम आज से हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और बेटा एक और बहुत अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आज हम इन दोनों टॉपिक को फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये दोनों टॉपिक आज के लेक्चर में ही फिनिश हो जाए। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड को हम आज स्टार्ट करते हैं, ये क्या है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली, हैशटैग लिखेंगे बेटा सबके सब, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बेटा इससे पहले तक जो लेक्चर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम पूरी तरीके से स्टडी कर चुके हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटे अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। मतलब कोई बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज किन किन प्रकार से आ सकता है, हम किसी बॉडी पे चार्ज किन किन प्रकार से डाल सकते हैं। तो वी हैव थ्री काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हम चार्ज को बॉडीज पर तीन प्रकार से डाल सकते हैं। कैसे? फर्स्ट, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम उसे कहते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। बेटे देखो मैं आपको एक बात क्लियर करवा दूं, हम जब किसी बॉडी पे चार्ज भेजेंगे, या तो मैं उस बॉडी को उसके लेंथ के अक्रॉस चार्ज कर सकता हूं, करवा सकता हूं, है ना भाई, या तो मैं उस बॉडी को उसके लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बोले तो एरिया के अक्रॉस चार्ज करवा सकता हूं, या तो मैं उस बॉडी को उसके वॉल्यूम के अक्रॉस चार्ज करवा सकता हूं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे उसका वॉल्यूम, समझे। तो या तो मैं उस बॉडी को उसके वॉल्यूम के अक्रॉस चार्ज करवा सकता हूं, उसमें चार्ज दे सकता हूं ऐसे करके, समझे, ऐसे। मतलब अब आप पूरा दिमाग लगा लो कि क्या हम किसी बॉडी को इन तीन टाइप से, आई मीन किस बॉडी पर दूसरी बॉडी पर इन तीन टाइप से ज्यादा टाइप से चार्ज दे सकते हैं? इन तीन से ज्यादा कुछ टाइप हो सकता है? नहीं हो सकता। आप पूरा सोच लेना, दिमाग लगा लेना। ये कुछ ऐसा है कि एक असेंबली की लाइन लगी हुई है, सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है ना स्कूल्स में आपके, तो मॉर्निंग असेंबली की लाइन लगी हुई है। अब मॉर्निंग असेंबली की लाइन में आपके 50 फ्रेंड्स खड़े हैं, सपोज दैट 50 फ्रेंड्स खड़े हैं ऐसे करके। तो इस लाइन के अंदर 50 दोस्त खड़े हैं ऐसे करके, और वो कितने हो गए फ्रेंड्स? 50। अब पूरी लाइन की लंबाई कितनी है? मैं मान लेता हूं पूरी लाइन की लंबाई 10 मीटर है। तो मैं अगर पूछूं कि 1 मीटर पे कितने फ्रेंड्स खड़े हैं, तो कितने फ्रेंड्स खड़े हैं आपके? 5 फ्रेंड। बोलो हाँ या ना। 5 फ्रेंड पर मीटर, आया कि नहीं आया? तो इसे कहते हैं बेटा कि एक यूनिट पे, एक यूनिट, यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ। तो उसी तरीके से चार्ज की मैं बात करूंगा, तो अब ये एक बॉडी है, इस पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज है ऐसे। और अगर मुझसे पूछा जाए कि सर जी इसके एक इतने छोटे से हिस्से पर एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, तो उसको मैं क्या कहूंगा, उसको मैं कितना बताऊंगा और कैसे बताऊंगा? तो उसको मैं ऐसे बताऊंगा, लाइन चार्ज डेंसिटी के नाम से पढ़ा था, उसका सिंबल होता है लैम्डा। टोटल चार्ज कितना है इसका, ये बताओ, और इसकी टोटल लेंथ क्या है, ये बताओ। ऐसे इस तरीके से हम किसी बॉडी के पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कर सकते हैं। समझ गए ना? बच्चों को एक लाइन में खड़ा करो, असेंबली वाली लाइन में खड़ा करो वो। अब देखो, आपके स्कूल के अंदर जब असेंबली होती है तो बच्चा, एक क्लास का बच्चा तो ऐसे खड़ा होता है, लेकिन जो अब उसमें 9, 10th, 11th, 12th पूरे बहुत सारे बच्चे होते हैं। ये हो गई 9th की लाइन, हो गई 10th की लाइन, हो गई 11th की लाइन, हो गई 12th की लाइन, हो गई। मीन्स ये सारे चार्ज मान लो, ये सारे सारे बच्चे हो गए ऐसे करके 9, 10th, 11th, 12th सब में। अब अब उन्होंने क्या करा? अब उन्होंने एक एरिया ट्रेवल कर लिया, उनकी कुछ लेंथ भी है और कुछ ब्रेड्थ भी है। अब आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना बच्चा खड़ा है, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना बच्चा खड़ा है, तो क्या करोगे? टोटल बच्चे कितने हैं और टोटल इसका एरिया कितना है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बेटा अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूं, तो अब कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने उसके सरफेस के अक्रॉस चार्ज किया ऐसे करके, उसके सरफेस के अक्रॉस चार्ज किया, जो कि लेंथ है ये और जो कि ये ब्रेड्थ है, ऐसे चार्ज किया। अब मैंने पूछा भाई इसके एक यूनिट पर कितना चार्ज आ रहा है, तो उसको डिनोट करते बेटा सिंबल को सिग्मा से।
सिग्मा दैट इज चार्ज अपॉन में एरिया, कि उस पर टोटल चार्ज कितना है सर जी ये बता दो, और उसका टोटल एरिया बता दो, तो मैं बता सकता हूं कि एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज आया। आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? ओके नेक्स्ट, अब देखते हैं और कैसे बॉडी को चार्ज दे सकते हो। अब क्या है कि वो बच्चों की असेंबली खत्म हो गई। असेंबली खत्म होने के बाद वो बच्चे, सभी बच्चे लाइंस वगैरह में बना के आपके इस बिल्डिंग में चले गए। अब जब इस बिल्डिंग में चले गए बेटा, यहाँ तो 2D है, ये 2D बोर्ड है ना, 3D डायग्राम, अब ये पूरी बिल्डिंग में चले गए, तो बिल्डिंग की लेंथ, बिल्डिंग का ब्रेड्थ और बिल्डिंग की हाइट भी होगी। लेंथ ब्रेथ हाइट 3, मतलब बिल्डिंग का क्या होगा, पूरा वॉल्यूम होगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि बेटा एक यूनिट वॉल्यूम पर कितना बच्चा बैठा हुआ है, तो आप क्या कहोगे, सर एक काम करो कि भाई ये बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं और उस पूरी बिल्डिंग का वॉल्यूम बता दो, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो मैं बता दूंगा कि एक यूनिट पे कितना बैठ रहा है। सिमिलरली जब किसी बॉडी पर चार्ज जाएगा, थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर किसी बॉडी के पूरे लेंथ ब्रेथ हाइट के अक्रॉस चार्ज जाएगा, तो अब उसके एक यूनिट पर, उसके एक यूनिट पर कितना चार्ज है, एक यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। सिंबल होता है बेटा उसका रो, टोटल चार्ज कितना है अपॉन में वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्लियर बेटा? यूनिट्स की बात करें तो इसकी यूनिट एक कुलाम पर मीटर, ऊपर कुलाम चार्ज नीचे मीटर, इसकी यूनिट एक कुलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट एक कुलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, आया समझ में? ठीक है, तो ये सर जी ये सिखा क्यों रहे हो, आप इसे नोट करो, फिर मैं बताता हूं कि ये सिखा क्यों रहे हैं। ठीक है ना? देखो बेटा, अब हमने ये पढ़ा क्यों, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यों पढ़ा, उसके लिए उसका एक मैं रीजन बताता हूँ। देखो जैसे अब ये क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज रॉड। देखो बेटा, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा था, आपने ये पढ़ा कि यहां पर एक चार्ज है, इससे 2 मीटर की दूरी पर इसका चार्ज मान लेते हैं 3 कूलाम मान लेते हैं, 2 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सर जी, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में 2 का स्क्वायर, ऐसी था ना, E के क्यू अपॉन में 2 का स्क्वायर था, ये कॉन्सेप्ट लगाते थे, ऐसी था ना। ये तो बड़ा आसान है, के की वैल्यू डाल दी, क्यू की वैल्यू डाल दी, 2 आ गया। बट प्रॉब्लम अब आएगी कब, जब ऐसे करके एक रॉड है, ऐसे करके ये पूरी रॉड है, ध्यान देना, ये पूरी रॉड है, ऐसे करके पूरी रॉड पर चार्ज है, पूरी रॉड पर चार्ज है। जब इस पूरी रॉड पर चार्ज है और क्या कहते हैं, मेरे से ये कहा गया कि यहाँ पर कोई पॉइंट मैं कंसीडर करता हूँ, यहाँ मैं कोई पॉइंट ऐसे कंसीडर करता हूँ, ये इस पी पॉइंट पर इस पूरी चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब उस पूरे पी पे, अब थोड़ा मैंने दिमाग लगाया यार, एक बात बताओ, इतना चार्ज भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगा रहा होगा, हाँ या ना भाई, ये भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इसको हटाता हूँ, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये छोटा चार्ज ये लगाएगा, आर डिस्टेंस हो गया इसका, ये भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, कैसे निकल आएगा ऐसे, फिर बच्चे कहते हैं इंटीग्रेशन कर दो, लेकिन इंटीग्रेशन करने का कोई लॉजिक तो होता है ना, इंटीग्रेशन हम कर क्यों रहे हैं, हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करें, ये सारे लॉजिक्स तो होते हैं ना इंटीग्रेशन करने में, तो वो क्या है, तो इसी चीज के लिए हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखो, अब अगर जैसे ये तार है, अब अगर ये तार है, इस तार के अंदर ऐसे करके चार्ज है, इस तार की लेंथ है मैं मान लेता हूं 20 मीटर है, 20 मीटर है, और इस तार पे जो चार्ज है वो मान लेता हूं 200 गुलाम है, ऐसे करके मैंने कहा 1 मीटर पे कितना है, तो कहोगे सर जी 200 गुलाम डिवाइड बाय 20 कितना हो गया, 10 गुलाम पर मीटर, मतलब मेरे को ये तो पता होगा ना उसके कि एक यूनिट लेंथ में कितना, मुझे ये तो पता होगा ना उसके एक छोटे से यूनिट लेंथ में कितना, छोटे से यूनिट सरफेस में कितना, ये बात मेरे को पता होगी, और अगर मेरे को ये बात पता होगी, अगर मुझे, तो मुझे ये हेल्प करेगा टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट पी, ये बहुत हेल्प करेगा। तो इसी को करने के लिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन, देख लेना क्वेश्चन,
नोट कर लेना, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते चलिए। देखिए, अब ये रॉड हो गई, इस रॉड के अंदर पूरे में चार्ज भरा हुआ है ऐसे, और हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब क्या करूं, देखो मैं क्या करता हूं, इस पूरी रॉड जो कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी ए है, और यहां से यहां तक की दूरी लेंथ जो है वो एल है, ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें छोटा सा लेंथ लेता हूं ऐसे करके, है ना, छोटा सा हिस्सा। तो इस छोटे से हिस्से का नाम देता हूं मैं dx, नाम देता हूं, छोटा सा एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट dx। इस dx स्मॉल एलिमेंट से इस p पॉइंट की दूरी जो है वो x, आया ना भाई। क्या, क्यों सर ऐसा क्यों ये कर रहा, ताकि मैं पहले उस छोटे से dx एलिमेंट की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा, फिर उस पूरे को इंटीग्रेट कर दूंगा तो आराम से आ जाएगा। तो अब क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dx, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dx, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dx। सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर था। अगर मैं छोटे से dx एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, dx एलिमेंट मतलब छोटे से हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ P पॉइंट पे, सर जी छोटा ही तो बनेगा, तो उसे कहूँगा DE इज इक्वल्स टू के डी क्यू अपॉन में x का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल रहा हूँ ना, तो वो छोटे एलिमेंट का चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू चार्ज हो जाएगा, चार्ज भी छोटा होगा ना वहाँ पर, तो उससे बने इलेक्ट्रिक फील्ड डी हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एक्स है ये। ठीक, अब क्या करते हैं, अब देखो सर जी यहाँ चार्ज कितना होगा, चार्ज तो हमें पता ही नहीं। तो बेटे ये डी क्यू जो है वैल्यू ये पता क्या चली, देखो पूरे पे क्यू चार्ज है, पूरे पे क्यू चार्ज है, लेकिन ये छोटा चार्ज कितना ये नहीं पता। देखो हमें पता है फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है एल बाय क्यू बाय एल, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, ये होता है ना क्यू बाय एल। मतलब मुझे इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी तो पता होगी ना, कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, मतलब इस पे टोटल चार्ज कितना है और टोटल लेंथ कितनी है, मुझे ये तो पता होगा कम से कम। तो अगर मेरे को टोटल चार्ज और टोटल लेंथ पता है, मतलब टोटल चार्ज मान लेते हैं Q है और टोटल लेंथ ये L है, तो मुझे क्या है, मुझे उसके एक यूनिट एक यूनिट लेंथ के पास कितना चार्ज आ रहा है ये पता है। अब मैं करूंगा, अगर उस यूनिट लेंथ को मैं इतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ नहीं जाएगा। अरे भाई 1 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज आ रहा है, आई मीन 1 मीटर पे कितना चार्ज आ रहा है, 10 गुलाम। मैंने कहा 4 मीटर पे कितना चार्ज से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर मुझे उसी तरीके से इसके एक यूनिट लेंथ का पता है, तो अब देखो तो वो चार्ज कितना है, डी क्यू चार्ज लैम्डा डी एल, ऐसे हो जाएगा। मैं इसे डी एक्स कर देता हूँ, मैं इसे डी एक्स कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने ना उसको छोटे एलिमेंट को डी एक्स माना, डी एक्स माना। तो इतने डी एक्स एलिमेंट पे एक यूनिट लेंथ पे चार्ज इतना लैम्डा होगा, और dx पे कितना है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो छोटा चार्ज dq आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ अप्लाई कर दो, जब मैं इस वैल्यू को यहाँ अप्लाई करने जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ऐसे कर, टी इज इक्वल्स टू के डी क्यू क्या आ गया, लैम्डा डी एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर। अब फोर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, फोर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इज इक्वल्स टू के लैम्डा डी एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। अरे भैया थोड़े से लेंथ की वजह से तो ये था, अब पूरे से निकालना है ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाल रहा हूँ ना, तो सारे डी एक्स सारे डी एक्स जुड़ जाएंगे, और कहाँ से कहाँ तक जुड़ेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो लिमिट्स कैसे लगाई जाएगी, लिमिट्स लगाई जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी है ए, पी से यहाँ तक क्या दूरी ए, और लास्ट वाले लेंथ की क्या दूरी है पी से, ए प्लस एल। तो कैसे लिमिट लगेगी, लोअर लिमिट लगेगी ए, अपर लिमिट लगेगी ए प्लस एल। बोलो आया कि आया समझ में, लिमिट्स अप्लाई करना समझ में आया बेटा, ये सीख रखा है आपने 11th क्लास के अंदर। तो बेटा ये हो गया E इज इक्वल्स टू के लैम्डा, जो कांस्टेंट होता है बाहर आ जाता है, ए प्लस एल, ये x की पावर -2 इंटू में dx बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना हमें आता ही है, ये होता है जितनी पावर है उसमें एक जोड़ो, जितना ऊपर है इतना
नीचे लिखो, ऐसे ही होता है। तो ये जाएगा के लैम्डा और ये हो जाएगा एक्स की पावर -1 डिवाइड बाय -1 और लिमिट ऐसे लगेगी यहाँ पर ए और ए प्लस एल, ऐसे समझे बेटा? आया समझ में? अब माइनस ये बाहर भाग जाएगा, माइनस ये बाहर भाग जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ, अब वो यहाँ से बेटा, अब वो माइनस जो है वो बाहर भाग जाएगा, बचेगा ई इज इक्वल्स टू के लैम्डा और नीचे बनेगा 1/x और ये आ गया माइनस, सबसे बाहर आ गया और ये हो गया ए एल प्लस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट ऐसे अप्लाई करते हैं, पहले ऊपर वाली फिर नीचे वाली, माइनस के लैम्डा अपर लिमिट 1/l प्लस ए माइनस 1/a। बेटा फिर क्या होगा, ये माइनस अंदर आएगा, ये माइनस जब अंदर आएगा तो क्या बन जाएगा, इस वाले को प्लस बना देगा, इस वाले को माइनस, के लैम्डा और अंदर आ जाएगा 1/a माइनस का 1/l प्लस ए। ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस रॉड। आई बात समझ में? आई समझ में? नोट कैसे करना है, पहले इसे नोट करेंगे फिर यहां से नोट, ठीक है? नोट कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ओके बेटा, अब देखो बेटा, उसी टॉपिक पे अब हम आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस ए, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ द रिंग। मींस हम एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं, जैसे ये एक रिंग है, रिंग के अंदर चार्ज पार्टिकल है ऐसे करके, ये रहा रिंग ऐसे करके, ये है रिंग ऐसे, ये है रिंग, दिख रहा है सबको बेटा? इस रिंग के अंदर अब एक पूरी रिंग पे चार्ज है, पूरी रिंग पे ऐसे चार्ज है और इस रिंग के सेंट्रल लाइन से, यहाँ कहीं सेंट्रल लाइन होगी इस रिंग से सेंट्रल लाइन यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है। अब ये जो सारा का सारा चार्ज है, अब उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाएगा लगाएगा, तो हमें क्या करना है बेटा, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाएं। तो देखो, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ऊपर वाला, ऊपर या नीचे से कहीं से पकड़ सकते हैं, ये वाला हिस्सा पे चार्ज छोटा डी क्यू चार्ज होगा, है ना बेटा? इसे कोन वाली कुल्फी समझो, कोन वाली कुल्फी समझो इसको। कैसे, मैं बता देता हूँ कि अगर इसमें शेप में हो, आपको दिखाता हूँ, कोन वाली कुल 3D शेप में हो, ऐसा ऐसा सा करके, ऐसा सा करके, ये ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा ऐसा, ठीक है? ये सारे चार्ज ये रहे, सारे चार्ज ये रहे, है ना? मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट, समझे? इन चार्जेस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे करके ऐसे करके, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकालनी है इन पॉइंट्स पे। तो अब इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी कितनी, ये कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं, समझे? तो अब इतना हिस्सा भी इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा होगा इस पे, इतना हिस्सा ही बना रहा होगा, ये वाला भी हिस्सा बना रहा होगा, ये वाला भी हिस्सा, सारे हिस्से बना रहे होते, एक कोन वाली कुल्फी नहीं बन जाएगी वो जाके, ठीक है? तो अब ये थोड़ा ध्यान रखना। तो हमें अब क्या करना है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा क्या करता हूँ, यहाँ छोटा सा हिस्सा मैं डी क्यू लेता हूँ, रिंग की रेडियस हम ए कंसीडर कर लेते हैं और सेंटर लाइन से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स कंसीडर। अब बेटा ये वाला जो है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ तो लगाएगा लगाएगा, पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ से पड़ेगी पड़ेगी, सिमिलरली नीचे से भी यही पड़ेगा, लेकिन पहले ऊपर वाले कंपोनेंट को देख लेते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरीके से जा रहा होगा ऐसे करके, अब इसने कुछ ऐसे एंगल थीटा बनाया। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डी क्यू छोटे से चार्ज की वजह से बन रहा है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड डी ई छोटा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, बोलो हाँ या ना? अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इसका मतलब दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट जाएगा इधर, ये थीटा, तो ये भी एंगल हो गया थीटा, तो बेटा ये क्या हो गया, डी ई कॉस थीटा और ये क्या हो गया, डी ई साइन थीटा। बोलो हाँ या ना भाई? आई बात समझ में? तो जैसे इस वाले पोर्शन का, उस कुल्फी के इस वाले पोर्शन का छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा होगा, कॉस थीटा इधर, साइन थीटा इधर, सिमिलरली उसके अपोजिट में आता हूँ, यहाँ से भी एक छोटा सा मैं लेंथ कट करता हूँ, उसके पास भी चार्ज ऐसे डी क्यू ही होगा, उसने भी इस वाले पॉइंट पे ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा ऐसे करके, दैट इज डी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जितना थीटा ये उतना थीटा ये भी रहा होगा,
फिर ये भी थीटा, तो डी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर बना रहा है उसके फिर दो कंपोनेंट उठेंगे, इधर गया डी कॉस थीटा गया और इधर गया डी साइन थीटा गया। बोलो आया कि नहीं आया? आया समझ में? इस प्रकार से क्या होगा बेटा, इस प्रकार से क्या होगा कि जो इसके बनने वाले, इस चीज से बनने वाले जो सारी चीजें हैं, जो इस चीज से बनने वाले यहाँ पर सारी की सारी चीजें हैं, ऐसे करके ऐसे इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर, हर एक का कॉस थीटा इधर जाएगा, डी कॉस थीटा इधर जाएगा और साइन थीटा इधर जाएगा इधर। इससे जो बन रहा है, इससे जो बन रहा है, इससे जो बन रहा है, इस वाले से जो बन रहा होगा, 2D बोर्ड है थोड़ा 3D समझें, तो हर एक का साइन से साइन कंपोनेंट तो कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ कॉस। क्या बचेगा? सिर्फ कॉस कंपोनेंट बचेगा। भाई जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है वही कंपोनेंट तो बचेगा ना उसके अंदर, तो कॉस कंपोनेंट बचेगा उसके अंदर, के अंदर कॉस कंपोनेंट बचेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं उसी कॉस को पकड़ के आगे लेके चलता हूं, जैसे कि ये रहा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? नेट नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा डी कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। सर जी ये अभी समझ में नहीं आया, अब मैं समझाता हूं। अब ये चार्ज कितना है? डी क्यू। ये चार्ज डी क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा डी। तो चूंकि जब मैंने छोटा चार्ज माना है तो डी छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? के डी क्यू अपॉन में यहां से यहां तक की दूरी, डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है ना। कि आर कैसे कैलकुलेट करूं? देखो इसको मैंने एक्स मान रखा था, इसको मैंने ए मान रखा था, तो हाइपोटेनियस कैसे निकल जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस में एक्स के स्क्वायर का रूट। समझे बेटा? तो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में एक्स के स्क्वायर का रूट के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इससे कट गया कि नहीं कट गया? आया समझ में? तो डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? डी की वैल्यू आ गई के डी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। आया समझ में? ये आ जाएगा। दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है ना? वेरी गुड। अच्छा ये आ जाएगा। सर जी व्हाट अबाउट कॉस थीटा? कॉस थीटा क्या करें? फिर मेरे को एक बात और समझ में आई, मैंने एक बात और देखा, कॉस थीटा का क्या करेंगे वो हम देखते। देखो बेटा अब क्या हो गया, मैंने डी की निकाली, अब कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कैसे होगा, इस तरफ आते हैं। कॉस थीटा क्या क्या करूं? तो चूंकि कॉस थीटा, देखो बेटा जितना थीटा ये वाला अपर पोर्शन बनाएगा उतना थीटा लोअर पोर्शन बनाएगा, उतना ही थीटा ये ना, ये पूरा का पूरा ऐसे सर्कुलर ट्रैक ऐसे करके, ऐसे सर्कुलर ट्रैक, और ये बीच वाला हिस्सा ऐसे करके, तो जितना थीटा ये बनाएगा उतना थीटा नीचे वाला हिस्सा बनाएगा। तो ऐसे कर लिया, जितना थीटा ये बनाएगा उतना थीटा ये बनाएगा, उतना थीटा इधर से बनेगा उतना थीटा इधर से बनेगा, हर एक तरफ से थीटा बराबर तो होगा। तो थीटा की कोई टेंशन ही नहीं। कॉस थीटा क्या होता है? बेस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये बेस क्या हो गया? एक्स, हाइपोटेनियस क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? तो रूट होता है ना, तो रूट हटा दिया मैंने, तो कॉस्ट भी आ गया। तो देखो बेटा डी भी आ गया, कॉस थीटा भी आ गया। आगे चलते हैं, अब मैं दोनों की वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दूंगा। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा के डी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 कॉस थीटा ये रहा एक्स अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। बेटा बेस बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। अच्छा ये डी क्यू चार्ज ऐसे इंटीग्रेट भी कर दो, जगह के बाहर आ जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन किसका होगा? डी क्यू का। मतलब पूरे रिंग का डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, छोटा 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 चार्ज जुड़ता जाएगा और क्या बन जाएगा? पूरा चार्ज क्यू। तो ई आ जाएगा आपका के एक्स क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में आर आई मीन एक्स स्क्वायर अपॉन इंटू में 3/2 ये आ जाएगा। ये आ जाएगी बेटा उस पॉइंट पी पे बनने वाली नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड। दिख रहा है? ओके क्लियर है? विजिबल है? ठीक है, देख लो बेटा, नोट कर लो फटाफट। ओके बेटा अब ना इसके कुछ स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं। स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस, तो ये स्पेशल केस है पहला कि इफ अगर ये जो x वाली वैल्यू है, x वैल्यू यहाँ वाली है ना, और a वैल्यू जो है वो रेडियस है, अगर x जो है वो ये वाली डिस्टेंस जो है वो रेडियस से बहुत बड़ा है, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दैट ऑफ a, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू
के एक्स टू अपॉन में, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ए को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट, देन ए कैन बी नेगलेक्ट, देन ए कैन बी नेगलेक्ट, को नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो जाएगा एक्स की पावर 2 की पावर 3/2, 2 से 2 गया, क्या है बेटा, के एक्स क्यू अपॉन में एक्स की पावर 3, 3 से एक बार जाएगा तो क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बनेगा के क्यू अपॉन में एक्स की पावर 2, ये बन जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अब देखो दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये, अगर इफ if a is equals to 0, मतलब मीन्स x is equals to 0, x बोले तो ये वाला पॉइंट क्या हो, वो यही वापस चला जाए, सेंटर में आ जाए। इफ x is equals to 0, सेकेंड पॉइंट, ऐसे करके अगर x 0 हो जाएगा तो ये पूरा x रहा ये 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया, आया। तो इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि अगर एक रिंग के मैं सेंटर पे जा रहा हूं तो मुझे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, समझे ना। रिंग से जैसे जैसे बाहर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे और दूर जाता चला जाऊंगा, ये रहा ना ये वाला हिस्सा, जैसे जैसे देखो कुछ बाहर जाऊंगा एक्स बढ़ेगा, कुछ देर तक तो प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स कुछ डिस्टेंस तक। लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा चला जाऊंगा, ये डिस्टेंस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाए, तो अब क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा तो डिस्टेंस, अगर ये एक्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटने लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लग जाएगा, समझे। तो अगर मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो ग्राफ देखो बेटा किस तरीके से ड्रॉ होता है, ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। तो हम ग्राफ की बात कर लेते हैं इसके थोड़े से, ठीक है, ऐसे करके। तो ये ग्राफ ये रहा, ऐसे करके ये रहा इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये रहा डिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये है डिस्टेंस बेटा, जीरो ओरिजिन पे, ओरिजिन पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा, समझे। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये ओरिजिन से यहाँ बाहर की ओर आता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। कुछ देर के लिए वहाँ एक्सप्रेशन थी ना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, दिख रहा था ऊपर डिस्प्लेसमेंट था, तो कुछ देर तक तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, तो ये बढ़ता 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 चला जाएगा। देन आफ्टर सम टाइम, एक डिस्टेंस के बाद, अब अगर ये x बढ़ेगा और वो क्या हो, x इज ग्रेटर देन दैट ऑफ a हो जाएगा अगर, तो उस केस में क्या होगा, ये धीरे धीरे घटने लग जाएगा। तो यहां से यहां तो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोपोर्शनल करता है डिस्प्लेसमेंट पे, और यहां से यहां तक प्रोपोर्शनल करता है डिस्प्लेसमेंट पे इनवर्सली, समझे। तो ये ग्राफ भी है, नोट कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। देखो बेटा, तो ये सेमी सर्कुलर रिंग है जिसके ऊपर पूरे पे चार्ज है। इस पॉइंट ओ पर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है कि उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या करा, मैंने इस पूरे रिंग में से एक छोटा सा पॉइंट कट कर लिया, तो मैं नाम देता हूं डी एल। अगर डी एल है तो इस पे चार्ज होगा छोटा सा डी क्यू, क्योंकि देखो पूरे पे चार्ज क्या होगा, पूरे पे चार्ज कुछ भी हो, क्यू हो कुछ भी हो, लेकिन इस छोटे से हिस्से पे तो डी क्यू होगा। अब डी क्यू जो है वो अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरीके से यहाँ लगाएगा, उसको नाम दूंगा मैं डीई। क्या नाम दूंगा बेटा, इसको मैं डीई नाम दूंगा। तो वो अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरीके से यहाँ पर वो लगा रहा होगा, ठीक है जी। अब ध्यान देते हैं, देखो अब ये बना रहा है कुछ एंगल थीटा, क्या बना रहा है इसके साथ, कुछ एंगल थीटा। तो अगर ये थीटा बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, है ना। देखो रिजल्टेंट इसकी वजह से बनने वाला, इसकी वजह से जो बनने वाला जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उसका रिजल्टेंट आई मीन छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो दो कंपोनेंट टूटेगा, एक कंपोनेंट जाएगा इसका इधर, क्या हो जाएगा वो डी कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर की ओर, क्या हो जाएगा वो डी साइन थीटा। अब बेटे इस तरीके से नीचे वाले, अगर मैं कुछ और लूँ फिर और लूँ, मैं ऐसे ढेर सारे नीचे वाले कंपोनेंट ले सकता हूँ। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, बार बार उसका डी कॉस्ट इधर जा रहा होगा, डी साइन थीटा इधर जा रहा होगा। उसी तरीके से अगर मैं ऊपर से कोई हिस्सा ले लेता हूँ, छोटा सा हिस्सा डीएल हिस्सा ले लेता हूँ, जिसके ऊपर चार्ज डी क्यू चार्ज होगा, वो भी तो अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे करके बनाएगा, हाँ या ना भाई बोलो। वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो ये भी थीटा इसका ऐसे बनेगा, तो ये थीटा बनेगा, तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका डी साइन थीटा। तो अब शायद आपको इतना लेक्चर समझने के बाद ये तो क्लियर होगा कि हर एक ऊपर वाले सेगमेंट का डी साइन थीटा हर एक नीचे वाले सेगमेंट के डी साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना भाई, आया समझ में, आया समझ में। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड किस वजह से बचेगी, अब की बार नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बचेगी अब की बार डी कॉस थीटा की वजह से। बोलो हाँ या ना, आया समझ में। डी कॉस की वजह से अब थोड़ा सा और समझते, पहले तो वो डी निकाल लो ना, उस
छोटे सेगमेंट डीएल सेगमेंट में जो डी क्यू चार्ज है उससे जो डीई बन रहा है उस डीई की वैल्यू निकाल लो। तो डी की वैल्यू जब मैं निकालने गया तो मुझे समझ में आया डीई इज इक्वल्स टू के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आर बोले तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेसिकली रेडियस ही होगी, तो मैं उसको ए का स्क्वायर कह देता हूँ, ए स्क्वायर। ठीक है सर जी, मुझे ना वो डी क्यू नहीं पता, मुझे वो डी क्यू छोटा चार्ज नहीं पता। तो मुझे अगर छोटा चार्ज नहीं पता लेकिन मेरे को लीनियर चार्ज डेंसिटी तो पता है ना इसकी, क्योंकि ये अगर तार सेमी सर्कुलर होने की वजह से पहले ऐसे रहा होगा, इसको ऐसे बेंड किया होगा तभी तो सेमी सर्कुलर बना होगा ना, तो मुझे ये तो पता है इसकी। तो देखो क्योंकि क्योंकि लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन में लेंथ, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा इंटू में डीएल हो गया। बोलो हाँ या ना भाई, ये चार्ज आ गया इसका। तो डीई की वैल्यू आ गई, डीई की वैल्यू आ गई के लैम्डा इंटू में डीएल अपॉन में ए का स्क्वायर। ये आ गई डीई की वैल्यू। नोट कर देता बेटा उसको फटाफट पहले। तो ई नेट अब आ जाएगा आपका, ई नेट आ जाएगा के लैम्डा डीएल अपॉन में ए का स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, के लैम्डा डीएल। तो ई नेट आ गया आपका के लैम्डा डीएल अपॉन में ए स्क्वायर कॉस थीटा, ये आ गया। मतलब उस पेज पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही थी ये थी। अब उसमें मेरे को डीएल नहीं पता, मतलब डीएल पे चार्ज कितना है मुझे ये नहीं पता, और ये थीटा नहीं पता। तो अब क्या करें, तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया तो मेरे को समझ में आया कि भाई अगर मैं डीएल का इंटीग्रेशन कर दूंगा, उस छोटी छोटी लेंथ वो सेमी सर्कुलर आर्क पे डीएल 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 ये छोटी छोटी लेंथ थी, अगर मैं इनका सबका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो उस वाले पॉइंट पे इन सबकी वजह से जो फील्ड लग रहा होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ या ना भाई बोलो। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसका इंटीग्रेट करता हूँ इसको, ठीक है ना। नाउ इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के लैम्डा डी एल अपॉन में ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन यहां से आता है कॉस थीटा। अब सर जी इंटीग्रेशन बिना लिमिट्स के नहीं होती, विदाउट लिमिट्स मतलब कहां से कहां तक आप इंटीग्रेट करना चाहते हो। तो वैसे तो दिख रहा है यहां से यहां तक करना चाहता हूं, यहां से हर एक डीएल का कंपोनेंट, हर एक छोटा छोटा डीएल 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 देते यहां तक जाना। फिर मैं क्या करूं, तो फिर देखो अगर ध्यान दूंगा तो कॉस ऑफ थीटा आ रहा है डिफरेंशिएशन। तो अगर सेमी सर्कुलर आर्क ऐसे कहाँ से आ रहा है इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक करूंगा, नीचे बनेगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री मतलब माइनस पाई बाय 2, और ऊपर बनेगा प्लस पाई बाय 2। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगी, माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 तक, हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 और हो जाएगा प्लस पाई बाय 2। ओके, फिर एक और बात, तो जी डीएल कैसे निकालें, फिर एक और बात याद आई, क्योंकि एल इज इक्वल टू होता है आर थीटा, याद आया ऐसे करके होता है एल। अब देखो इसमें मैंने डीएल एलिमेंट लिया था, इसका रेडियस आर था ही, ये इसका रेडियस ये आर था ही, एल इज इक्वल्स टू आर, और ये जो है थीटा, तो डीएल आ जाएगा उससे, है ना, छोटा थीटा यहाँ भी बन रहा है तो डीएल आ जाएगा उससे। तो डीएल क्या आ जाएगा, अब ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, डी एल इज इक्वल्स टू आर क्या थी बेटा, रेडियस जो कि ए माना गया था, और ये हो गया डी थीटा। बोलो बात समझ में आई। ठीक है, डीएल की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा, तो ई इज इक्वल्स टू के लैम्डा डीएल आ गया ए डी थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में ए की स्क्वायर 2, ये गया। अब इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ, माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 तक इसका इंटीग्रेशन होगा। अब जो टर्म्स बच रही हैं वो टर्म्स आगे आ जाएंगी, तो ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा के लैम्डा अपॉन में ए कॉस थीटा इंटू में डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 तक। अब बेटे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, साइन थीटा, और होगा माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जाएगी, ई आ जाएगा आपका के लैम्डा बाय ए साइन पाई बाय 2 मतलब अपर लिमिट माइनस साइन माइनस पाई बाय 2 लोअर लिमिट। मुझे ये बात और पता है, साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन में ए साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा, जब माइनस बाहर आएगा तो माइनस में प्लस 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ठीक है बेटा। अब ये हो जाएगा के 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ए इंटू में 2, नहीं समझ में आया, से 2 से 2 गया, तो ई इज इक्वल टू क्या बन गया आपका 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में लैम्डा है। क्या कुछ ऑप्शन था क्या ऑप्शन में, 1 बाय 2 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू में लैम्डा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया क्वेश्चन। देख लो बेटा, नोट कर लो बेटा। अब ध्यान देना, ये जो लेक्चर हुआ है इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलेंगे तो हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल डाइपोल, तो ये सारी की सारी क्लासेस फिनिश कर लेना। ठीक है बेटा, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय।